everyone, in this video I will discuss all the formulas and important points of the chapter structure of atom. Part 1, 2, 3 I have already uploaded. Okay, now we discuss part 4 of structure of atom. So here point number 1. What is isotope? Isotopes क्या होते हैं और isobar क्या होते हैं? Isotopes and isobars. Okay. तो देखिए आइसोटोप होते हैं, जैसे हम किसी भी, सबसे पहले देखिए जैसे हम किसी भी एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इस तरीके से करते हैं. देखिए ये आपका एलिमेंट है जैसे एक्स, ए और यहाँ पर जेड. ए इज मास नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर. ओके, तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं आइसोटोप को, तो देखिए यहाँ पर ये है जिसमें जो ये होता है आपका एटॉमिक मास वो डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, वो होते हैं आइसोटोप. जैसे 1H1, 1H2, 1H3 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास नंबर चेंज हो रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है उसका वो सेम है. 1H1, 1H2, 1H3 है. ठीक है, तो आइसोटोप में क्या होता है, मास नंबर जो है वो चेंज होता है और आपका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है. ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3 इसका एग्जाम्पल हो गया. एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं. देखिए जैसे क्लोरीन होता है, ये इसके दो आइसोटोप होते हैं, 35Cl17 एंड 37Cl17. ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोबार. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो मास नंबर होता है वो सेम रहता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो चेंज हो जाता है. उल्टा हो रहा है यहाँ पर आइसोटोप का. ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट भी चेंज हो सकता है. देखिए जैसे पोटेशियम है तो इसका एटॉमिक मास है 40, एटॉमिक नंबर है 19. कार्बन है, सॉरी कैल्शियम है, तो इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो 40 ही होता है लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है. ठीक है, तो ये आपके हो गए आइसोटोप्स एंड आइसोबार. ठीक है, एक देखिए ये होता है आइसो डायफ्रेस, एक और टर्म है. आइसो डायफेरस, आइसोडायफेरस में सेम होते हैं n minus p. n is what, number of neutron, p is what, number of proton. तो यहाँ पर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, यूरेनियम 235 है इसका मास नंबर, 92 है इसका एटॉमिक नंबर. यहाँ पर अगर हम न्यूट्रॉन के नंबर निकालेंगे तो देखिए न्यूट्रॉन के नंबर निकालने का मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, a माइनस जेड करते हैं. a माइनस जेड हम जब करेंगे तो न्यूट्रॉन के नंबर आ जाएंगे. a इज वॉट 235, z इज वॉट 92. सो दिस इज 143. 235 में से 92 को माइनस कर दिया है, यहाँ पर 143 आ गया यहाँ पर आपका आंसर. और प्रोटॉन के नंबर मैंने आपको बताया था जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन के नंबर होते हैं. तो प्रोटॉन है यहाँ पर 92. जब n माइनस p करेंगे
तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 51। ठीक है, अब देखिए यहाँ दूसरा है थोरियम, इसका एटॉमिक मास है 231 और जो एटॉमिक नंबर है वो है 90। यहाँ पर हम n इज इक्वल्स टू a माइनस जेड जब करते हैं तो क्या आता है, n इज इक्वल्स टू 231 माइनस 90 करेंगे, सो दिस इज 141। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर कितने हैं, 90, सो दिस इज 90। जब n माइनस p करेंगे तो यहाँ पर भी आपका आंसर 51 ही आएगा। यहाँ पर n माइनस p की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एक फॉर्मूला होता है आपका R is equals to R naught a to the power 1 by 3. This is radius, this is a constant R naught and this is a is what, atomic mass। ठीक है, तो R जब हमें कहीं पर निकालना है क्वेश्चन में तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, R इज इक्वल्स टू R नॉट a टू दी पावर 1 by 3 और R नॉट जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू A इज नॉट एटॉमिक मास, ये आपको एलिमेंट का पता होता है, इसकी पावर 1 by 3। जब आप वैल्यूज पुट करोगे A की जब वैल्यू पुट करोगे तो आप R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, जैसे आपको दे रखे हैं दो आइसोटोप, एक है क्लोरीन 735 क्लोरीन 17 एंड another is 37 क्लोरीन 17। ओके, एंड आपको दे रखा है कि जो इन दोनों का रेशियो है एटमॉस्फेयर में, रेशियो इन एटमॉस्फेयर, वो आपको गिवन है 3:1 है। ठीक है, रेशियो इन एटमॉस्फेयर आपको 3:1 गिवन है। आपसे पूछा है फ्रैक्शनल मास और एटॉमिक मास, फ्रैक्शनल मास पूछा है आपसे या फिर इसको एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। तो आप कैसे निकालोगे इसका, देखिए जो इन दोनों का निकालना है ना आपको, फ्रैक्शनल मास और एटॉमिक मास, तो सबसे पहले इसका एटॉमिक मास देखिए कितना है, 35, तो इसका एटॉमिक मास 35, इसका रेशियो कितना है 3, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस इसका इस वाले क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 37, इसकी वैल्यू कितनी है, रेशियो एटमॉस्फेयर में इसका कितना आ रहा है 1, सो इसकी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में जो टोटल है इनका वो लिखते हैं 3 + 1 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 35.5। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शनल मास और एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, एक फॉर्मूला आपका होता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर। ठीक है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर। ये Z क्या है, ये E क्या है यहाँ पर, एनर्जी, और Z क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर। अगर आपको N की टर्म्स में निकालने हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू माइनस का N2 अपॉन N1 का स्क्वायर। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी जेड ई और आर की टर्म्स में, वो होती है माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसी टर्म्स में आपकी, वो होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाता है और यहाँ पर 1/2 आ जाता है। माइनस नहीं आता है काइनेटिक एनर्जी में, वो पोटेंशियल एनर्जी में लिखते हैं हम। तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एज इट इज आ जाता है, बस यहाँ पर क्या आता है, प्लस और 1/2 आता है यहाँ पर। अब जब हम टोटल एनर्जी लिखते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए माइनस भी आता है और 1/2 भी आता है। ठीक है, इसमें से यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, इसमें से माइनस ले लिया है और इसमें से 1/2 ले लिया है, और जेड स्क्वायर अपॉन आर एज इट इज आता है यहाँ पर। तो ये आपके तीनों फॉर्मूलाज हो गए, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का। अगर आपको इस तरीके से लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को अगर आपको लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है 2 इंटू टोटल एनर्जी। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, एंड दिस इज ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आपको निकालना है, अगर आपको देखिए दे रखा है मिनिमम एनर्जी, जब मिनिमम एनर्जी होगी तो मैक्सिमम होगी लैम्डा आपकी। ठीक है, और जब आपकी मैक्सिमम एनर्जी होगी तो लैम्डा मिनिमम ऑब्वियसली हो ही जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। यहाँ पर एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, जब मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम लैम्डा होगा तो लाइमन के केस में जो आपका n की वैल्यू होगी वो तो 1 होगी। अब क्योंकि एनर्जी मिनिमम है तो मैक्सिमम लैम्डा है, तो n2 की वैल्यू 2 होगी यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब ये n1 होगा तो ये n2 होगा। और मैक्सिमम एनर्जी की बात चलेगी तो डिस्टेंस, ये यहाँ पर देखिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और n2 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये आपकी लाइमन सीरीज की बात हो गई। अब बामर सीरीज का देखते हैं। बामर सेकंड नंबर पर आती है ना, लाइमन बामर। यहाँ पर n1 की वैल्यू होगी 2 और n2 की वैल्यू होगी 3, और n1 की वैल्यू यहाँ पर होगी 2 एंड n2 इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट, लाइमन बामर के बाद पाश्चन, n1 is equals to 3 and 2 is equals to 4। यहाँ पर n1 is equals to 3 and 2 is equals to infinite। Next, bracket
and 1 is equals to 4 and 2 is equals to 5 and 1 is equals to 4 and 2 is equals to infinite. Next, fund, p साइलेंट है यहाँ पर, and 1 is equals to 5 and 2 is equals to 6 and 1 is equals to 5 and 2 is equals to infinite. ओके, ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जो फॉर्मूला है आपका इसको फाइंड आउट करने का, इस तरीके के फॉर्मूला जो क्वेश्चंस में जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो है 1/λ इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी मान सकते हैं कि n1 क्या है, इनिशियल एनर्जी वाला स्टेट, n2 फाइनल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वो वाली स्टेट। n2 है फाइनल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड n1 इज इनिशियल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n1 इज लोअर एनर्जी लेवल, n2 इज हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम आपको दे रखा है और उसमें आपसे मिनिमम एनर्जी के बारे में पूछा है। मिनिमम एनर्जी का लैम्डा आपसे पूछा है। क्या पूछा है आपसे? लैम्डा की वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, तो देखिए हमें पता है मिनिमम एनर्जी ये है, लाइमन के केस में n1 की वैल्यू होगी 1 n2 इज इक्वल्स टू 2 होगा। तो देखिए लैम्डा का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, इट इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू r की टर्म्स में ही निकालेंगे हम। r z की वैल्यू होती है इसके हाइड्रोजन के केस में 1, सो 1 स्क्वायर। दिस इज n1 इज व्हाट हियर 1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, क्योंकि मिनिमम एनर्जी है और मिनिमम एनर्जी के केस में n1 की वैल्यू है 1 n2 की वैल्यू है 2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा r इंटू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है, तो देखिए हम आगे देखते हैं। दिस इज, ये देखिए यहाँ पर ये 1/λ आता है, 1/λ। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी होती है तो इसका रेसिप्रोकल करना होता है, इसको हमें उल्टा करना होता है। सो दिस इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3r। फॉर्मूला में ये देखिए 1/λ है, 1/λ। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखिए वो रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और लाइट का जो प्रोपेगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर होती हैं, वो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। ठीक है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं वो, और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दिस इज पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले आती हैं इसमें कॉस्मिक रेस, उसके बाद आती है गामा रेस, देन यूवी रेस, नहीं सॉरी एक्स रेस, cosmic rays, gamma rays, X rays. After X rays, UV rays, visible rays, then infrared rays, then microwaves, and then radio wave. ठीक है, ये आपको देखिए लर्न करने का। आप पहले कॉस्मिक रेस, गामा रेस याद कर लीजिए। गामा ने एक्सरे करवाया है, एक्स रेस, गामा के बाद एक्स रेस आएंगी। फिर यूवी, यूवी देखिए यू वी आई, इसको भी यूवी पढ़ते हैं ना हम, यूवी। तो यू, फिर अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल, आई से इंफ्रारेड, यूवी, माइक्रो रेडियो, माइक्रो रेडियो, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी, माइक्रो रेडियो। ओके, अब इनकी हम वैल्यूज देख लेते हैं, एनर्जी की क्या होती हैं। सबसे पहले कॉस्मिक रेस की जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गामा रेस की होती है 10⁻7 to 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन एक्स रेस की होती है 10⁻5 to 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूवी रेस 10⁻3 to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विजिबल रेस 5 to 1.5 electron volt. Then infrared rays 1.5 to 10 electron volt. Then microwave 10, यहाँ पर 10⁻⁻2 है, 10⁻⁻2 to 10⁻⁻3 electron volt. Radio wave 10⁻³ to 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जब हम यहां से ऊपर से कॉस्मिक रेस से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो आपकी जो एनर्जी होती है वो देखिए डिक्रीज हो रही है, एनर्जी आपकी डिक्रीज हो रही है। जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = H न्यू या Hc/λ, यही होता है। तो एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, है ना। तो देखिए जब एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो न्यू क्या होगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, न्यू भी डिक्रीज होगी। लेकिन लैम्डा डिनोमिनेटर में आ रहा है इसलिए लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा, लैम्डा इंक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी और न्यू भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें कुछ मॉडल्स हैं, उसको देख लेते हैं। मॉडल है सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल।
थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या होता है? एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच negatively charged electrons are embedded uniformly to maintain the charge. The magnitude of positive charge is always equal to the magnitude of negative charge so that an atom is always neutral. ये इन्होंने बताया है, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल है ये जो आपका ये है स्फीयर है। ये एक स्फीयर होता है, एक एटम जो है वो एक स्फीयर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है ये, जिसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धंसे हुए हैं, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आपके धंसे हुए हैं, एम्बेडेड मतलब धंसे हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं। जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू होती है पॉजिटिव चार्ज की, वो हमेशा इक्वल होती है नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड वैल्यू नेगेटिव चार्ज की वैल्यू के हमेशा इक्वल होती है। जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल होंगे तो एटम कैसा हो गया आपका? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अब ये इसकी लिमिटेशंस हो गई हैं। लिमिटेशंस देखिए क्या है? इन एन एटम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन नॉट रिमेन सो क्लोज टू ईच अदर। एटम में इन्होंने बताया कि नेगेटिव चार्ज धंसे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज धंसे हुए हैं। लेकिन इसकी ये लिमिटेशन है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो आपस में इतने क्लोज रह ही नहीं सकते। ठीक है, नंबर 2, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो है थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है आपका। ये पीबी की लेड की कैविटी है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ से ये रेडिएशंस निकल रही हैं, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, यहाँ से अबाउट 99%, देखिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है ये, अबाउट 99% जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो पास हो जाते हैं थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं तो ये जो 99% अल्फा पार्टिकल है वो तो पास हो जाते हैं गोल्ड फॉइल से। गोल्ड फॉइल है ये बीच में, ठीक है, यहाँ से पास हो जाएंगे 99% अल्फा पार्टिकल थ्रू द गोल्ड फॉइल, पास हो जाएंगे बिना किसी डिफ्लेक्शन के थ्रू, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा यहाँ पर, ऐसे ही वो पास हो जाते हैं। बहुत कम, वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं एट लेस देन 90 डिग्री पर, 90 डिग्री से कम पर बहुत ही कम लेस पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं। एंड 1 in every 20,000 पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक, 20,000 पार्टिकल्स में से 1 पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है इसका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का। पॉइंट नंबर 1 ये है आपका, अबाउट 99% अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट लेस देन 90 डिग्री, एंड नेक्स्ट इज 1 in every 20,000 पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक। ओके, ये कॉन्क्लूजन्स है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। एक एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस खाली होता है। होल मास, पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज जो होता है एटम का वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, विच इज द हार्ड रीजन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस एक हार्ड रीजन है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है एटम के। ठीक है, ये आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कंक्लूजन्स हैं या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, ये सारी चीजें आपके एग्जाम्स में पूछते हैं। ये नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कंक्लूजन्स हैं। इसके आगे के बारे में इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, मैं आपको सारे नोट्स वगैरह भी चैप्टर के प्रोवाइड करवा रही हूँ यहाँ पर साथ साथ में, और फार्मूलाज वगैरह वो सब आप देख ही रहे हैं। ठीक है, सारी वीडियोस को आप देखें, आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, सारे फार्मूलाज कॉन्सेप्ट्स आपको लर्न हो जाएंगे। थैंक यू।